Hello students, in this video I will discuss about a program. Let me tell the name of the program. So here the name of the program is find out whether the person is eligible to vote or not. ओके सो जैसे कि मैंने कहा है मेरे प्रीवियस वीडियोस में जस्ट टू चेक वेदर द वेदर द पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट, जहाँ और नॉट या चेक करने के लिए कुछ बोलेगा देयर यू नीड टू यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एंड अंडर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स we have 3 categories. Number 1 if then, number 2 if then else, number 3 if else if ladder. So if we have only one condition to check, then we should use if then or if then else. Both are generally same. Okay, and if we have multiple conditions, then we use if else ladder. Okay, now let's see. Since in this question I have only one condition. What is the condition? Check whether the person is eligible to vote or not. तो उसके लिए एक ही condition होता है. If the person's age is greater than equal to 18 या फिर 18 से ज़्यादा अगर है तो then only the person is eligible to vote. Okay, so here see. पहला 3 स्टेटमेंट तो तुम लोग समझ गए होगे कि क्या हो रहा है. 4th स्टेटमेंट से मैं समझा रही हूँ. सो हियर हम लोग को क्या इनपुट लेना है यूज़र से? ऑफ कोर्स एज, क्योंकि किसको हम लोग कंपेयर करेंगे 18 से ज़्यादा है या नहीं. एज, सो एज इज़ अ नंबर. सो यहाँ पे मैंने राइट फंक्शन लेके लिखा एंटर द एज ऑफ अ पर्सन. तो जो भी यूज़र का एज होगा यूज़र अपना एज वहाँ पे डालेगा. ओके, तो एज को रीड करना है कहाँ से? कीबोर्ड के थ्रू से. सो कीबोर्ड से यूज़र अपना एज देगा. तो इनपुट फंक्शन कौन है? रीड नंबर. तो रीड नंबर यूज़र से डेटा ले लिया और लेके एज में स्टोर कर दिया. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 25 दिया है. ठीक है, तो अभी एज में कितना वैल्यू है? 25. कीबोर्ड के थ्रू से मैं भी रन नहीं की हूँ, जस्ट आई एम सेइंग दैट. ओके, सो सपोज मैंने रन करने के बाद और वैल्यू वहाँ पे एंटर द एज ऑफ अ पर्सन में मैंने सपोज वैल्यू दिया तुम्हारा 25. तो अभी एज में स्टोर हो गया 25. 6th वाले स्टेटमेंट में देखना, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 किस तरीके से लिखा जा रहा है देखो. यहाँ पे नोटिस करो इफ देन और एंड इफ का कलर चेंज हो गया है ना. सो दीज आर द कीवर्ड्स. सो ये ऑटोमेटिकली कलर ले लेता है. ठीक है, सो यहाँ पे इफ के बाद हमेशा कंडीशन दिया जाता है. स्टूडेंट्स, दीज आर द सिंटैक्स विच इज गिवन इन द बुक. अगर आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें भी सिंटैक्स दिया हुआ है. ओके, just a minute, see, this is the syntax of if then statement. if, ठीक, if के बाद you have to give the condition. okay, after that then, फिर अगर condition true है then के बाद जो statement है वो execute होगा. फिर end if. ठीक है, so see what I have done. so I have written if condition मेरा क्या था? age greater than equal to 18 है ना. सो देन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को प्रिंट करना है. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या प्रिंट करेगा? एलिजिबल टू वोट. ठीक है, और फिर एंड इफ. पहले मैं बता रही हूँ इफ देन, फिर मैं बताऊंगी एल्स के बारे में. ओके, और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है ओके बाय. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट्स सी, रन करते हैं एंड लेट्स सी दी आउटपुट. Just a minute. Enter the age of a person. Suppose I entered 25. तो पहला मैं बताना चाहती हूँ एंटर द एज ऑफ ए पर्सन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग राइट लाइन फंक्शन यूज़ किए थे. ठीक, उसके बाद हम लोग रीड नंबर यूज़ किए थे, इसीलिए वो कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा था. तो वहाँ पे मैंने 25 दिया. एज सुन एज आई विल प्रेस एंटर तो क्या होगा? सी, एलिजिबल टू वोट. ठीक है, फिर लास्ट में ओके बाय. तो यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, इसीलिए क्या प्रिंट किया? एलिजिबल टू वोट. तो कंडीशन मैं क्या दी थी? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, वो मेरा कंडीशन था. करेक्ट, यानी कि अभी एज में मैं जब 25 डाली, सो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो वो प्रिंट ट्रू हो गया कंडीशन. 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18.
यस द कंडीशन इज ट्रू, इसीलिए अगर ट्रू है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करते हैं, दूसरी बार मैं रन करती हूँ। अब की बार मैं क्या करती हूँ ना, मैं कोई मैं 18 से कम डेटा दूंगी। ओके, लेट्स से 8, ठीक है। एंटर द एज ऑफ अ पर्सन 8। अब देखो क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली ओके बाय, और नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, इधर देखो। जैसे कि मैंने कहा था इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन में वो नहीं जाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, देन में, देन के बाद जो था वो लाइन को वो प्रिंट ही नहीं किया। तो अब सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। जैसे ही स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ तो देखा कंडीशन फॉल्स हो गया, इस वजह से 7 में गया ही नहीं कंट्रोल, है ना। 7 वाला जो लाइन था वो प्रिंट ही नहीं हुआ, सीधे 8 पे गया। 8 पे एंड इफ, कंपाइलर समझ गया, इफ स्टेटमेंट खत्म। फिर 9 स्टेटमेंट में गया और वहाँ पे डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ ओके बाय प्रिंट करने के लिए, वो उसको प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ इफ देन वर्क्स। सपोज इन द सेम प्रोग्राम आई वांट टू प्रिंट एल स्टेटमेंट। अभी बात आता है कि एल स्टेटमेंट का क्या ज़रूरत है ना, अगर ट्रू होता है तो देन वाला प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे। तो अगर फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखो एल्स, सी कलर चेंज हुआ, देन प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर दिया देखो थोड़ा स्पेस के बाद जाके वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, क्यों, बिकॉज दिस, यहाँ पे जो टेक्स्ट विंडो लिखा गया है दिस इज द बॉडी ऑफ इफ। एल्स के बाद जो लिखूंगी दैट विल बी द बॉडी ऑफ एल्स, इसीलिए वो हमेशा खुद ब खुद थोड़ा सा स्पेस ले लेता है। ओके, सो लेट्स प्रिंट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में मैंने दोनों चीज़ बताया है। तो अब इसको रन करते हैं। तो अब मैं 45 देती हूँ तो क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल टू वोट, है ना। फिर ओके बाय नॉर्मल, क्योंकि 45 अगर मैं दी 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू हो गया। तो देन के बाद क्या लिखा था, एलिजिबल टू वोट, वो प्रिंट हो गया। अब हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। अब की बार मैं कुछ वैल्यू ऐसे देती हूँ, ओनली 7। तो इट इज़ लेस देन व्हाट, 18। सी क्या दिखाया, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, सॉरी एलिजिबल का स्पेलिंग मैं गलत लिखी थी। सो नॉट एलिजिबल टू वोट। तो कैसे प्रिंट हुआ समझ आया, इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अगर इफ के बाद जो कंडीशन फॉल्स है तो देन पे और नहीं जाएगा, एल्स पे जाएगा। फिर एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर लास्ट में एंड इफ तो लिखना ही है। लाइक दिस it works. So student, this is all about the practical implementation of if then statement and if then else statement. Okay, thank you everyone.